पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या इवन ऑपोजिशन की अगर बात की जाए, ऑपोजिशन जो है उसकी जानिब से जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, क्या ये जलसे जुलूस, ये रैलियां अवाम के मसाइल का हल है? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जमहूरियत में रैलियां निकालना या जलसे करना ये उनका राइट है, हर पार्टी का राइट है, बिल्कुल करें। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उन हालात को देखते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा कि पीटीएम ये जलसे या रैलियां करने लगी है, बल्कि हर जगह ही इनके ये जलसे और रैलियां निकाली जा रही हैं। ये टाइम अगर देखा जाए तो अगर तो अपने मुल्क या अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं और समझते हैं कि ये हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि कोरोना की वजह से हद से ज्यादा पूरे मुल्क को माशी तौर पर भी और इंसानी तौर पर भी जो नुकसान हुए, उनको देखते हुए अगर इन चीजों को फिलहाल मुअत्तल कर दिया जाता और अपनी प्रोटेस्ट, अपना जद्दोजहद जो भी है, वो असेंबली है, ऐवान है, वहां पर अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू रखा जा सकता है कि वहां पर ये सारी चीजें डिस्कस हों और वहीं पर अपने मकासद को हासिल किया जाए, तो मेरे ख्याल में बेहतर था। लेकिन इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा पीडीएम किस चीज की उसमें है, किस चीज की जद्दोजहद है, किस चीज का प्रोटेस्ट है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए अवाम को उनकी जिंदगियों को रिस्क पर ले जाना, मैं समझती हूँ, और माशी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर इस वक्त आप खुद सोचें, ये इतने बड़े बड़े जलसे जो किए जा रहे हैं, इसका खर्चा, इसकी सारी जो इकोनॉमिकली है, हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, किस तरह पहुंच रहे हैं, वहाँ की ये भी वहाँ से न्यूज आ रही है कि सारी एडमिनिस्ट्रेटिवली जो गवर्नमेंट का पैसा है वो खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट की ही उस पे ईमा पे ये सारा हो रहा है, वहाँ के डीसी अब सब इस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह अगर ऐसे वक्त में इस तरह करेंगे तो मुझे तो बड़ी अफसोस की इस वक्त सूरत हाल लग रही है कि हमारी वो लीडरान, वो पार्टी के जो लीडर हैं जो इस मुल्क को रूल कर चुके हैं, इस वक्त ऐसे हालात में वो इस तरह के जलसे कर कर अवाम को एक तो उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं और हासिल इनको इस वक्त तक कुछ नहीं हुआ। यकीन माने, नुसरत साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। बैरिस्टर आमिर हसन भी हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, यही आपसे भी जानना चाहूंगी कि अवाम प्रायोरिटी नहीं है पीडीएम की, ठीक है, जेयूआई के नाराज रहनुमा है हैदरी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। फरमाइएगा कि पीडीएम जो मकासद हासिल करना चाह रही थी, अभी हम शैला रजा साहिबा से भी बात कर रहे थे तो उनका भी यही कहना था कि पीडीएम का जो टारगेट था, जो पहला मरहला था, उसमें जो वो टारगेट अचीव करना चाह रहे थे, उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया है। तो क्या आप लोगों ने वो टारगेट अचीव कर लिया और वो टारगेट था क्या? देखिए, तहरीकें चलती हैं और गैप भी आता है, जो मकासद है वो कभी हासिल होते भी हैं, कभी उनके हुसूल के लिए जद्दोजहद रहती है। तो मैं ये नहीं कहता कि हमने कोई मकासद हासिल किए हैं, लेकिन उन मकासद की तरफ हम गामजन हैं और जिस हुकूमत के खिलाफ हम तहरीक चला रहे हैं, बहरहाल उनकी चीखें निकल गई हैं और उनकी पुष्ट पर जो कुव्वतें हैं, अल्लाह का शुक्र है कि कल से वो बयानात दे रहे हैं कि हम सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हम अपना दायरे में रहकर काम करेंगे। तो ये सब कुछ हमारी तहरीक का नतीजा है और आज हैदराबाद में इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि लाखों का इज्तिमा होगा। मैं भी पहुंचा हुआ हूँ यहाँ हैदराबाद, तो कहने की हद तक, सुनाने की हद तक, समझाने की हद तक तो हमने बहुत कुछ किया है। आगे जो बैठने वाले हैं उनका न मुल्क से कोई गर्ज है, न कोई कौम से गर्ज है। महंगाई से लोगों की चीखें निकली है, मुलाजिमीन सरापा एहतजाज है, बस वो बैठे हुए टस से मस नहीं हो रहे हैं। सर, लेकिन आप ये जलसे जुलूस क्या उन अवाम के लिए कर रहे हैं जो कि इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं माशी तौर पर? क्या ये जलसे जुलूस उनके लिए कर रहे हैं? क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो यही कहा जाता है कि आपके केसेस हैं, मौलाना फजल रहमान को इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर उनका वो चाह रहे थे उनका शेयर वो नहीं है। दो चीजें हमारे सामने हैं। एक ये कि इलेक्शन
और इलेक्शन में जो तारीख की बदतरीन धांधली हुई है उसके नतीजे में जो हुकूमत बनी है उसको बर्खास्त करे। दूसरी बात यह है कि महंगाई और जो आसमान को छू रही है, जिससे गरीबों की चीखें निकल गई है, मुलाजिमीन जो मुसलसल तहरीक चला रहे हैं और मुल्क के शोबजात है, चाहे आप एजुकेशन में देखें, हेल्थ में देखें, इंजीनियरिंग के शोबे में जाए, और काश्तकार और मजदूर और मेहनत कश, तो इनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो हमारे मद्देनजर है, क्योंकि ये तबका जो है, ये तबकात जो है वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जो आज सरापा एहतिजाज है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। बहुत शुक्रिया गफूर हैदरी साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का यहीं से ही आगे मैं चाहूंगा कि आगे आप उससे जवाब लूँ। मसाइल के हल के लिए ऑपोजिशन इस वक्त क्या किरदार अदा कर रही है? दूसरा, माशी इस्तेहकाम में इस वक्त ऑपोजिशन की नज़र में रुकावट क्या है? जी, माशी इस्तेहकाम में सबसे बड़ी रुकावट इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस है। 3 साल के अंदर जिस तरह पाकिस्तान की मईशत को इस हुकूमत ने बर्बाद किया है, क्योंकि इन्हें नाव हाव ही नहीं है किसी भी चीज़ की। हुकूमत किस तरह करनी है, पार्लियामान किस तरह चलानी है, इदारों की स्मूथ फंक्शनिंग किस तरह होनी है, इकॉनमी के क्या मसाइल हैं, आम आदमी के क्या मसाइल हैं, इन्हें कुछ भी पता नहीं है। देखिए, जब भी किसी का तजर्बा ना हो और अगर किसी गलत आदमी को गलत जगह पे बिठा दिया जाए तो यही हाल होता है जो 3 साल से इस मुल्क का है। और इस वक्त अगर पॉलिटिकल पार्टीज खामोशी इख्तियार करेंगी तो ये मुजरिमाना गफलत होगी। इसीलिए अपोजिशन की जमातें सारी मुश्किलात के बावजूद और सारी हुकूमत की धमकियों के बावजूद, उसके इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद। सर, तजर्बा वैसे किसके पास नहीं है? इमरान खान साहब के पास पहली बार वो वजीर आजम बने, नीचे तो टीम उनकी कुछ लोग आपके हैं, काफ लीग इतनी तजर्बेकार इस वक्त कह सकते हैं कि पार्टी है, दीगर मुस्लिम लीग नून के भी बड़े बड़े लोग इस वक्त मौजूद, काफ सबसे बड़ी बात है, काफ उनके पास बड़ी तजर्बेकार किस्म की मौजूद है, तो ना तजर्बेकारी कहाँ पे है? काफ इतनी तजर्बाकार होती तो मुशर्रफ का भट्टा ना बिठा देती ना, और बाकी भी जो इन्होंने लिए हुए हैं वो कोई भी तजर्बाकार लोग नहीं हैं, वो ज़मीर फरोश लोग हैं। वो जो हुकूमत में रहना चाहते हैं, जो बाकिरदार होते हैं, वही कॉम्पिटेंट होते हैं और वो अपनी जमातों के साथ खड़े रहते हैं। और जो दिहाड़ीदार सियासतदान हैं, जिनका कभी वो किसी के पास दुकान में काम करना शुरू कर देते हैं और कभी किसी की सियासी दुकान चमकाने लगते हैं, वो कि कॉम्पिटेंट लोग नहीं होते। और दूसरी बात लीडरशिप की है। इमरान खान को पाकिस्तान में एक यूनियन काउंसिल चलाने का तजर्बा नहीं है, ना उन्होंने कोई नौकरी की है, ना उन्होंने बकौल उनके उन्होंने कोई कारोबार किया है। कोई जब एक शख्स किसी भी काम के अंदर उसका तजर्बा नहीं। और अब आए, पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त नेगेटिव ग्रोथ है। आपकी इकॉनमी इस वक्त अफगानिस्तान से नीचे है तरक्की के अंदर। आपका इन्फ्लेशन रेट अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा है, करप्शन अफगानिस्तान से ज्यादा है। अब मुझे बताएं, अफगानिस्तान जो जंग का मारा हुआ मुल्क है, अगर आपके तमाम इशारे उससे बदतर हैं और आज मुल्क के अंदर तारीख की बदतरीन महंगाई है, मुल्क के अंदर तारीख की बदतरीन गुर्बत है, मुल्क के अंदर तारीख की बदतरीन बेरोजगारी है, इस पे अगर सियासी जमातें खामोश रहेंगी तो ये मुजरिमाना गफलत है। और मैं तो कहता हूँ कि वो इत्तेहादी जमातें जिन्हें इमरान खान ना इज्जत देता है, ना एहतराम देता है, ना जिनसे मुशावरत करता है, वो 1-2 वजारतों के लिए अपना जमीर बेच के क्यों बैठे? उन्हें भी अवाम के, हम तो भी इस्लामाबाद नहीं गए, हमसे पहले लेडी हेल्थ विजिटर पहुंच चुकी हैं, क्लर्क्स पहुंच चुके हैं, डॉक्टर्स पहुंच चुके हैं, तालिबे इल्म पहुंच चुके हैं, किसान पहुंच चुके हैं, मजदूर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है मुल्क का हर तबका इस वक्त तंग है। अब आप बताएं कि कौन सा इदारा चला पा रहे हैं? मीडिया पे कदगने हैं, अदालत के ऊपर जिससे कानून साजी ना करना आती हो, कानून साजी पार्लियामान की बजाय वो रेफरेंस लेके चले जाते हैं अदलिया के पास। हुकूमत उनसे चलती नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कह दिया कि ये सबसे करप्ट हुकूमत है। इनके अपने जो कमीशन बने आटे का, चीनी का, और उसमें निकल आया कि ये सबसे करप्ट लोग हैं। तेल के अंदर इन्होंने 122 अरब रुपए का टीका लगाया है LNG के अंदर। तेल के अंदर जिस तरह इमरान खान तो कहते थे अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ें तो वजीर आजम डाकू होता है,
जितनी कीमतें इस हुकूमत के दौर में बढ़ी हैं तेल की, कभी नहीं बढ़ी है। जिस तरह बढ़ती हैं चंद दिनों के बाद, कभी नहीं बढ़ी। अब वो डाकू साहब जो ऊपर तशरीफ फरमा है, वो कहा करते थे कि अगर चंद 100 लोग भी इकट्ठे हो गए और मेरे में शर्म हुई तो मैं घर चला जाऊंगा। साहब, आपका पॉइंट आ गया जी। अब लाखों लोग रोज इकट्ठे होते हैं शहर शहर में, अब शर्म कहाँ सोई हुई है, जागती नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।